जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसा कि हम लोग मैथ्स के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे, जिसमें कि 9 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे सॉल्व कराए थे और 1 क्वेश्चन मैंने आपको √p + √q क्या एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, ये मैंने आप लोगों को घर से दिया था। आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने किया भी होगा ये क्वेश्चन। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। 100 हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि 10 हो चुके हैं, 90 क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो आज हम फिर से 10 क्वेश्चन को ठीक प्रकार से करेंगे। पेपर आपका 8 तारीख में है, शायद ये एक बार और कंफर्म कर लेंगे। पेपर आपका 8 में ही है, सबसे लास्ट पेपर मैथ का ही है। तब तक मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज करा भी दूंगा और 1 तारीख से मैं कंप्लीट सिलेबस के साथ, 1 तारीख से 10 और 9 क्लास के कंप्लीट सिलेबस के साथ, कंप्लीट सिलेबस का मतलब हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो आज हम 10 क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। ये 3rd चैप्टर के 10 क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर के 10 क्वेश्चन की सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को यहाँ मिल ही जाएगा। क्वेश्चन है, रिवीजन क्लास है, ये ध्यान रखना। तो इसमें मैं हर चीज को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ठीक प्रकार से, लेकिन हाँ फिर भी जितना हो सकेगा उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसी होंगी। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि हमें इसके आलेख की रेखाएं कैसे होंगी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम रेखाएं बनाते हैं तो रेखाएं ऐसी तो बनती है हमारी, एक प्रतिच्छेदित रेखा होगी, प्रतिच्छेदित, दूसरी हुई संपाती, थर्ड जो होगी वो होगी समांतर रेखा। ये बात होती है प्रतिच्छेदित, संपाती और समांतर, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण में सबको पता है कि जो चर होता है उसकी घात जो होती है, चर की रैखिक समीकरण, यानी कि समीकरण रैखिक तभी बनेगी वो जब उसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1। अगर हम 2 कर देंगे चर की घात तो वो कैसी समीकरण बन जाएगी हमारी, द्विघात समीकरण। तो इसलिए चर की घात 1 रखने के लिए तो हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो हमने यहाँ पर 2 रेखाओं की इक्वेशन मान ली अलग अलग। पहली रेखा की हमने इक्वेशन मानी a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी रेखा, यानी कि ये तो ये हो गई, दूसरी रेखा की हमने भी ऐसी इक्वेशन मान ली a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है। अब हमें पता करना है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी कि अगर इनका युग्म संगत है तो ये रेखाएं हमारी आलेख की रेखाएं कैसी होंगी भाई, संपाती, वो समांतर होंगी, संपाती होंगी, संपाती या प्रतिच्छेदित होंगी या सदैव प्रतिच्छेदित होंगी। यही तो हमारे ऑप्शन है। तो देखो कैसे पता करेंगे। अगर हम इनकी कंपेयर करें आपस में तो हमारा ये पता चलता है जब प्रतिच्छेदित होंगी तो क्या होंगी, a1/a2, ये आपस में इक्वल नहीं होंगी b1/b2 के। समझ में आए। जब कभी भी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो जो a1/a2 की वैल्यू होंगी वो कभी भी b1/b2 के इक्वल नहीं होंगी। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब अगर संपाती है तो a1/a2, b1/b2, इतना ही काम। और इसके इक्वल यहाँ पर c1/c2 भी कर लीजिए। यही काम आप यहां भी कर लीजिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब आप लोगों ने इतना काम यहाँ पर कर लिया तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब जो ये रेखाएं हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो क्या ये संपाती हो रही है? नहीं हो रही है। मतलब सॉरी, ये संपाती हो रही है बिल्कुल जी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। यानी कि अगर a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल आ रहे हैं
और C1/C2 भी आपस में इक्वल आ रहा है, तो ये रेखाएं हमारी कैसी कहलाएंगी? समपाती रेखाएं, यानी कि समपाती कहलाएंगी। और समांतर में क्या होगा कि भाई A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये वाली जो होंगी वो कैसी कहलाएंगी? समांतर रेखाएं या समांतर आलेख, आप जैसा भी कह सकते हो, है ना। अब यहां पर हम ये देखते हैं, हमने इसका एक पॉइंट ये सीखा कि भाई प्रतिच्छेदित होंगी, दूसरा पॉइंट प्रतिच्छेदित हमने यहां पर लिख दिया, तीसरा पॉइंट ये रहा इसका, जब प्रतिच्छेदित होंगी तो ये A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। अब बात करें अगर फोर्थ पॉइंट में कि क्या इसके हल होंगे, अगर हम हल की बात करें तो क्या इनके कितने कितने हल होंगे, कैसे कैसे होंगे, अगर हम उनकी बात करें तो यहां हम ये देखते हैं कि इसके देखो ये कितनी जगह यहां पर इसने डिवाइड किया है आपस में, कितनी जगह एक दूसरे को काटा, तो हम कहेंगे जी एक जगह काटा, वो भी यहां सिर्फ एक दूसरे को तो एक जगह डिवाइड किया, तो इसलिए इसके कितने हल होंगे? एक हल। कितने हल होंगे? एक हल। ठीक। यहां क्या यहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं पर काट रही है? नहीं। संपाती रेखा, जो रेखा यहां है इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, यानी कि ये कभी भी आपस में जुदाई नहीं होंगी, यानी कि आपस में मिलती रहेंगी। तो इसलिए यहां पर जो हल होंगे, कितनी अनेकों जगह इन्होंने काटा होगा, तो इसलिए यहां पर जो हल होंगे वो होंगे अनेक हल। ठीक है। अच्छा, क्या ये एक दूसरे को कहीं काटेंगे? भाई समांतर है, सीधी चलती जाएंगी, तो ये कहीं काटेंगे नहीं, तो इसलिए इसका हल होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यहां पर इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इतनी बात हम लोगों ने ठीक सीखे, 4 पॉइंट इसके सीखे। लास्ट पॉइंट इसका है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, संगत। बात किसकी की गई है? संगत। तो यहां पर देखो, जिसके हल निकले वो होता है हमेशा संगत, जिसके हल आए, कुछ भी हल आए, इसके भी हल आ रहे हैं चाहे कितने ही आ रहे हैं, तो ये कैसी होंगी? संगत। और इसके कोई हल नहीं है, इसलिए ये हो गई असंगत। समझ में आई इतनी बात? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। संपाती है तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में तीनों कैसे होंगे? बराबर। A1/A2 समांतर है तो A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी, है ना। अब क्वेश्चन था हमारा कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके प्रति आलेख की रेखाएं होंगी। तो आप बता सकते हैं इसके आलेख की संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसी होंगी? पहला ऑप्शन है समांतर होंगी, दूसरा ऑप्शन है सदैव संपाती होंगी, तीसरा ऑप्शन है संपाती या प्रतिच्छेदित होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी, या चौथा ऑप्शन है सदैव प्रतिच्छेदी होंगी। तो अब आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो रेखाएं होंगी भाई संगत है, दोनों जगह संगत आ रहा है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? ये रेखाएं होंगी हमारी प्रतिच्छेदित या संपाती दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा लगा हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x + 2y + 5 और -3x - 6y + 1 के युग्म कैसे होंगे? का एक अद्वितीय हल होगा, के ठीक दो हल, के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो बताइए भाई कैसे हल होंगे? तो अभी हमने यहां पर सीखा ही है कि अगर क्या सीखा कि अगर जैसे कि मैं दो इक्वेशन लिख लेता हूं यहां पर। इक्वेशन है x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0। ये दो इक्वेशन है हमारी, है ना, दो समीकरण है। तो अगर हम समीकरण की आपस में कंपेयर करें तो a1 हमारे पास कितना आया भाई? कुछ है ही नहीं थी, तो नहीं है तो 1 है उसकी, क्योंकि 1 का इसका मल्टीपल कितना है? 1।
B1 कितना है हमारे पास 2, C1 कितना है हमारे पास 5, A2 कितना है हमारे पास -3, B2 कितना है हमारे पास -6, C2 कितना है हमारे पास 1। ठीक है, अब हम अगर इनकी कंपेयर करें आपस में कि A1 अपॉन A2 की करते हैं, A1 अपॉन A2, तो बताइए कितना आया 1 अपॉन -3। B1 अपॉन B2 करते हैं 2 अपॉन -6, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन 3 आया। C1 अपॉन C2 करते हैं, C1 कितना 5, C2 कितना 1, यानी कि 5 अपॉन 1। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि C1 अपॉन C2 कितना हमारा 5 अपॉन 1, तो ये C1 अपॉन C2 के इक्वल तो है नहीं। तो जो हमारे ऑप्शन थे हमारे के का एक अद्वितीय हल होगा, कहीं से दिख रहा है अद्वितीय हल नहीं है। क्या इसके दो हल होंगे? दो हल तो हो ही नहीं सकते, है ना। तीसरा है का अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल कब होते? अनेक हल तब होते जब C1 भी C1 अपॉन C2 भी A1 अपॉन A2 के और B1 अपॉन B2 के इक्वल होता, तभी तो अनेक हल होते। डी ऑप्शन है का कोई हल नहीं है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है का कोई हल नहीं है, यही हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा समाप्त होता हुआ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार और ठीक प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन है समीकरण y इक्वल टू 0 और समीकरण y इक्वल टू -7 के युग्म हैं। समीकरण y इक्वल टू 0, देखो भाई, समीकरण y इक्वल टू 0 और समीकरण y इक्वल टू -7 के युग्म है। कैसे युग्म होंगे? का एक हल होगा, के दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है, का कोई हल नहीं है। तो कैसे हल होंगे ये हमें देखना है। तो समीकरण y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7 के युग्म है। तो देखो अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ पे ऐसी तो होगा भाई, ये रहा हमारा x एक्सिस, x अक्ष, और ये हमारा कैसा अक्ष है? y अक्ष, ये -y अक्ष और ये -x अक्ष। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 यही तो होगा भाई, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक है। y इक्वल टू 0 भी होगा और x इक्वल टू 0 भी यही होगा। और दूसरा है y इक्वल टू -7, तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, है ना, ये ले लिया यहाँ पर। तो y इक्वल टू 0 तो हमारा यहाँ आ रहा है, यही तो रेखा होगी y इक्वल टू 0 के लिए। और y इक्वल टू 7 -7 के लिए कौन सी रेखा होगी हमारी? ये वाली, यही होगी। तो ये देखो, ये वाली रेखा इधर जा रही है और ये ऐसे जा रही है, क्या कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ऐसी रेखाएं जो मिलती नहीं है तो कैसे क्या कहलाती हैं? समांतर। कैसी रेखाएं कहलाती है? समांतर। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है इसमें कि कैसे हल होंगे, तो समांतर रेखाओं के कैसे हल होते हैं भाई? कैसे होते हैं? कोई हल नहीं होता। इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका भी कोई हल नहीं है। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? क्वेश्चन हो गए हमारे जी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये हमसे कहा गया है कि, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सही सा क्वेश्चन कराता हूं जो लैंग्वेज बेस होगा। क्वेश्चन है हमारा, अरुणा के पास केवल 1 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्के हैं, है ना। यदि उसके पास कुल सिक्के 50 है तथा कुल धनराशि कितने रुपए है उसके पास? 75। कुल सिक्के कितने हैं उसके पास? 50, और कुल धनराशि कितनी है उसके पास? 75 रुपए। तो 1 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है?
ये हमारा क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग करेंगे। आप लोग क्या कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूं तो आप लोग तभी वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखा कीजिए, तब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लिया भाई हमने 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, हमने माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां पर मान ली, माना हमने 1 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास x, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने मान ली कितनी है y। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी कि 1 रुपए के सिक्के हमारे पास x मान लिए और 2 रुपए के सिक्के हमने कितने मान लिए जी y। फिर कह रहे हैं कि यदि उसके पास कुल कितने सिक्के हैं 50 और धनराशि कितनी है 75, यही तो है, कुल सिक्के 50 है। तो अगर हम बात देखें यहां पर तो 1 रुपए के कितने सिक्के x और 2 रुपए के कितने सिक्के जी y, तो टोटल ही तो 50 है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें x प्लस y यानी कि सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है 50 है। फिर उनसे कहा गया कि जो उसके पास टोटल धनराशि है यानी कि टोटल कुल रुपए जो हैं, वो जो हमारे पास कुल रुपए हैं वो है 75। तो हम देखो अगर 1 रुपए के सिक्के x है तो टोटल रुपए कितने हो गए हमारे पास जी, x ही तो रुपए हो गए, तो सिक्के ही x है 1 रुपए के तो टोटल रुपए भी x ही हो गए। और 2 रुपए के 22 सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हो गए 2 2 रुपए के 22 सिक्के तो टोटल रुपए कितने हो गए 2 ये हो गए। और हमारे पास रुपए दे कितने रखे हैं टोटल, तो हमारे पास टोटल रुपए दे रखे हैं जी 75। इतनी बात समझ में आई सबको। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई सी विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि हो गई, विलोपन विधि हो गई, वज्र गुणन विधि हो गई, है ना। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से सिद्ध कर देते हैं क्योंकि हमें बोला नहीं है कि किस विधि से सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, इससे ये कटा, इससे कितना बचा माइनस के 22 इज इक्वल टू माइनस के 25, 25 से 22 कटा तो 22 बराबर कितना आ गया 25। यानी कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 25। तो y इक्वल टू 25 यानी कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी आई 25। ठीक, अब इस y को उठा करके हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस 25 बराबर 50, तो x बराबर 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी कितनी आई 25 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या भी कितनी आई हमारी 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th था जो कि आप लोगों के ठीक प्रकार से समझ में आया होगा, है ना। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि समीकरणों के निकाय kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2, kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि यदि समीकरणों के निकाय के कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। यह है हमारे पास दो समीकरण। तो हमें पता है कि जब कभी भी निकाय के कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होते तो इसका मतलब जो हमारी a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके c1 अपॉन c2 के। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों के
a1 प्लस b1 प्लस c2 के हिसाब c1 के हिसाब से हम इनकी आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए kx माइनस 5 इस 2 को हम इधर लेके आए तो -2 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्या है 6x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू भी 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या करें, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, यानी कि a1 की अगर हम बात करें तो a1 हमारे पास कितना है जी k, a2 कितना है हमारे पास 6, b1 हमारे पास कितना है -5, b2 कितना है हमारे पास 2, c1 कितना है हमारे पास -2, c2 कितना है हमारे पास -7। तभी तो हल, कोई हल नहीं होगा जब ये आपस में कैसी होंगी समांतर, तभी तो कोई हल नहीं है हमारे पास। ये तो इससे खत्म है। अब इससे तो जब बराबर ही नहीं है तो इसके बराबर तो इसे रखा जा नहीं सकता है ना, सिर्फ इन दोनों को ही हम बराबर में रख सकते हैं आपस में एक दूसरे के बराबर। तो हमने रखते हैं, तो देखिए k अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन 2, 2 3 जा 6, k इज इक्वल टू माइनस के 15, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई माइनस के 15। ठीक, क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, यदि समीकरणों के निकाय हमें दिए थे, ये निकाय दिए थे का कोई हल हमें नहीं है, कि कोई भी हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होता तो समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाओं के लिए ये वाली हमारी समीकरण होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। और इसलिए हमने यहाँ पर इसकी कंपेयर की, तो a1 की वैल्यू हमारे पास पता है a है, a2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, b1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, b2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, c1 की वैल्यू -2 है, और c2 की वैल्यू -7 है। अब ये वाला जो है ये इन दोनों के बराबर ही नहीं है, तो इसको इन दोनों के बराबर ले भी नहीं सकते, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। ये था आपस में बराबर, इन दोनों को बराबर रखा, और यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसलिए 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, 5 क्वेश्चन और अभी हमें करने हैं, बचे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 6। इन सब क्वेश्चन का आप लोग घर पे अपने ठीक प्रकार से रिवीजन भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है चलिए वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक और क्वेश्चन है ऐसा जो हम करके देख लेते हैं कि k के लिए किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, किस k के मान के लिए। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, kx यहां से कर लेते हैं, kx प्लस 3y माइनस k माइनस के 3 इज इक्वल टू में 0, और 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू भी 0 करते हैं। भाई k का मान निकालना है और कह रहा है कि अनेक हल हैं, तो हमें पता है जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, अनेक हल में होते हैं हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अनेक हल में यही तो होता है अभी हमारे पास। करते हैं, हमें a1 हमें पता है, a1 हमारे पास कितना है k, तो a1 k है, a2 हमारे पास कितना है 12 बराबर b1 हमारे पास कितना है 3, b2 हमारे पास कितना है k बराबर c1 हमारे पास कितना है k माइनस 3, c2 हमारे पास कितना है माइनस है दोनों, और ये है k। ठीक, इतना हम लोगों ने कर दिया, ये दोनों आपस में कट गए, आपस में तीनों बराबर है और हमें चाहिए k की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है जब आपस में तीनों बराबर हैं। इसको इसके बराबर रख लीजिए, इसको इसके बराबर रख लीजिए, इसको इसके बराबर रख लीजिए, किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हैं और k की वैल्यू वहां से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको आपस में बराबर रख के देख लेते हैं। k इक्वल टू 12, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। तो देखिए भाई क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू अंडर रूट में 36 और k बराबर
6 प्लस माइनस के। तो एक बार k की वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे और k की वैल्यू हमारी कितनी आई 6। कितनी आई हमारी k की वैल्यू 6। ठीक, ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जो आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से पीछे जा करके उसको ठीक प्रकार से समझ भी सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखने का कुछ नहीं जा रहा है इसमें, पीछे करो आराम से, ठीक प्रकार से वीडियो को दोबारा देखो, फिर आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, या ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं कि दो अंकों की एक संख्या, तो भाई दो अंकों की जब संख्या मानी जाती है तो दो अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होता है और एक अंक दहाई का। ये इकाई का अंक होता है और ये वाला अंक किसका होता है, दहाई का। यही तो होते हैं। तो हमें मानना पड़ेगा इकाई का अंक भी अपनी तरफ से लेना पड़ेगा और दहाई का अंक भी अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। तो मान लो, इधर से करते हैं स्टार्ट। इकाई का अंक बराबर x, फिर मान लेते हैं दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में यही तो बोला। अच्छा, अगर हम इकाई का अंक हमने x मान लिया और दहाई का अंक हमने y मान लिया तो हमारे पास संख्या क्या हो गई, x प्लस हमारे पास संख्या क्या होगी हमारे पास, जब डबल अंक की संख्या है तो जो संख्या बनेगी हमारी, यानी कि दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस के y। यही तो संख्या बनेगी भाई 10x प्लस y। फिर उन्होंने बोला कि दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो दो अंक की संख्या तो हमारी बन गई 10x प्लस y। इसके अंकों को आप पलट लो तो इसके अंक अगर हम पलटने, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या इज इक्वल टू 10। अंकों को पलट दो, y को 10 के साथ ले आओ, x को उधर ले जाओ, 10y प्लस के x। तो दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या के इन दोनों का योग हमें कितना दिया है, 66। तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू है 66। ठीक, देखिए जी 10x प्लस 1x कितने हो गए 11x प्लस y 10y कितने हो गए 11y इज इक्वल टू में 66। x प्लस के y इज इक्वल टू में 66 बटे में कितने 11, तो x 11। तो x प्लस y इज इक्वल टू हमारा कितना आया 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, आगे बोला यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो अब संख्या के अंकों का अंतर 2 मान लो। x माइनस y इज इक्वल टू में 2। संख्या के अंकों का अंतर हो गया x माइनस 2 बराबर x माइनस y बराबर 2। एक संख्या के अंतर ये भी हो सकता है y माइनस x इज इक्वल टू में 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। x प्लस y बराबर 6 है और x माइनस y बराबर 2 है। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि। तो हमने यहां पर देखा x प्लस y इज इक्वल टू 6, x माइनस y इज इक्वल टू 2। इससे ये कट गया, 2x इज इक्वल टू में 8, x इज इक्वल टू में 8 अपॉन में 2, 4, x इज इक्वल टू में 4। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू उठा के हमने किस में रख दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस y इज इक्वल टू में 6, तो हमने 4 प्लस y इज इक्वल टू में 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारी
4, y आ गया हमारा 2। ठीक, तो हमारी संख्या क्या बन गई भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो हम संख्या में अगर रखें तो संख्या बन गई हमारी 10 गुणा 4 प्लस 2, यानी कि कितनी हो गई हमारी संख्या 42। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी क्या बन सकती है, उन्होंने ये थोड़ी बोला कि हमसे कि भाई कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या का अंतर, या इकाई की संख्या या दहाई की संख्या का अंतर। तो हमने दो संख्याएं इसलिए यहाँ पर ली थी, दो समीकरण, कि भाई अगर उन्होंने हमसे ये कह दिया कि भाई इकाई की संख्या में से दहाई की संख्या का अंतर ये हो सकता है, और दहाई की संख्या में से इकाई की संख्या का अंतर भी 2 ही हो सकता है, यानी कि उन्होंने ये भी तो क्वेश्चन के एंड में पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए हमने ऐसे ऐसे दो इक्वेशन ली जिससे कि हमें पता चल जाए कि अगर एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ सकती है। तो y - 6 बराबर 2 है, और पहली संख्या क्वेश्चन क्या है, y + x बराबर 6। सॉल्व कर लो तो x से x कट गया, तो 2y बराबर कितना आ गया 8, और y बराबर कितना आ गया हमारा 4। इसे भी उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, जब रखेंगे तो वहां पर x बराबर कितना आएगा हमारा 2, यही तो आएगा। तो यहां से भी हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, 10 गुणा 2 प्लस 4, यानी कि कितनी आएगी 24। तो एक संख्या हमारी क्या हो सकती है 42, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो सकती है 24। आप लोग वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं ठीक प्रकार से। मेरे हिसाब से सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर वीडियो का अपना सॉल्यूशन खुद कीजिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मैंने अपनी क्लास में तो ये क्वेश्चन कई कई बार कराए हैं, अगर हमारी क्लास में कोई भी स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो तो तुरंत कर देगा क्वेश्चन 2 मिनट में। आगे करते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रम से संपत्तियां क्या क्या हैं। क्वेश्चन बोला कि भैया एक मित्र है, तो एक मित्र तो कहता है कि आप मुझे 100 का नोट दे दो तो मैं आपसे दो गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा मित्र कहता है कि भैया आप मुझे 10 रुपए दे दो मात्र, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दोनों में लड़ाई चल रही है, अब दोनों की लड़ाई को सॉल्व करते हैं कि दोनों ने कितने कितने रुपए अपने दिए, कि उनके पास कितने कितने रुपए हैं। तो मान लो पहले मित्र के पास धन कितना है x, दूसरे मित्र के पास धन मान लो भाई कितना है y। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। देखो भाई, एक मित्र ये रहा x वाला, दूसरा मित्र ये रहा y वाला। इसने कहा पहले वाले मित्र ने दूसरे वाले मित्र से कि भैया 100 रुपए दे दे, है ना। तो अगर ये वाला मित्र इसको 100 रुपए देगा तो ये तो 100 रुपए ज्यादा में पहुंच जाएगा, और ये वाला मित्र 100 रुपए कम में पहुंच जाएगा, यही तो बात होगी भाई। ये वाला मित्र 100 रुपए ज्यादा हो जाएगा, और ये वाला मित्र 100 रुपए कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अगर ये इसने 100 रुपए जैसे लिए, ये 2 गुना धनी हो गया है, तो अब ये तो 2 गुना धनी हो ही गया, और हमें इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर मैंने इसे 2 गुना और दे दिए तो ये कितने गुना धनी हो गया, 4 गुना हो गया। 2 गुना तो पहले से ही 100 रुपए देने का हो गया, और अगर और 2 गुना दे दिया तो 4 गुना धनी हो गया। तो इससे तो ये तो पहले से ही 2 गुना धनी हो गया, जैसे 100 रुपए मिले इससे 2 गुना धनी हो गया। तो इसलिए हमें इक्वेशन को बराबर करना है, और जब इक्वेशन को बराबर करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, 2 से, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मान लो कि इसने जैसे ही इसे 100 रुपए दिए तो ये तो 100 रुपए से कंगाल हो गया, और जैसे ही इसने 100 रुपए इसे दिए तो ये 2 गुना ज्यादा रुपए हो गए इसके पास। तो इसलिए हम दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा इधर की। तो x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया x माइनस के 2y इज इक्वल टू में माइनस के 200 और माइनस के 100,
तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू है माइनस के 300, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। दूसरी क्वेश्चन, दूसरा इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कहता है दूसरा उत्तर देते हैं आप, है ना। यानी कि पहले मित्र का तो काम हो गया, अब दूसरा मित्र कह रहा कि भैया अगर तू मुझे 10 रुपए दे दे तो मैं तुझसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। चलो भाई दूसरे मित्र की भी सुन लेते हैं। दूसरा मित्र कहता है कि अगर दोनों मित्र ये खड़े हैं ये अब ये कहता है, पहले इसने कहा, अब इसने कहा कि इसने कहा कि तुम भाई साहब मुझे 10 रुपए दे दो, तो इसके पास 10 रुपए ज्यादा हो गए, है ना, इसके पास 10 रुपए कम हुए। ठीक है, तो इसने कहा कि जैसे तुमने मुझे 10 रुपए दिए मैं तुमसे 6 गुना धनी हो गया। तो जब ये 6 गुना धनी पहले से ही हो गया और अगर मैं इसको 6 गुना धनी कर दूं तो ये तो 12 गुना धनी हो गया, लेकिन हमें तो भैया बराबर करने हैं, तो इसलिए हमने 6 गुना इसे धनी किया। जब इसे धनी करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो बस ये 6x माइनस के 60 इक्वल टू में y प्लस के 10, 6x माइनस के y इक्वल टू में 10 प्लस के 60, 6x माइनस के y इक्वल टू में 70, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आई होगी। अब हम बता देते हैं, कोई सी भी विधि लगा दो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, तीनों से सवाल हमारा हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300 और दूसरी जो इक्वेशन बनी है 6x माइनस के y इक्वल टू में 70। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई सी भी इक्वेशन के गुणांक यानी कि जो चर है उनके गुणांक आपस में इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले किसी भी एक चर के गुणांक को इक्वल करते हैं हम। इक्वल करने के लिए देखो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर सिंगल y है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर दोनों के y आपस में बराबर हो जाएंगे, y के गुणांक। तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू में माइनस के 300 और इसे किया तो 12x माइनस के 2y इज इक्वल टू में 140। ठीक, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये आपस में कट गए, ये कितने बचे हमारे यहाँ पर हो गए माइनस के 11x इज इक्वल टू में माइनस के 440, इससे ये कटा x इक्वल टू में 440 अपॉन में कितना 11, 11 चौक 44, 40, यानी कि पहले वाले मित्र के पास कितने रुपए थे, 40 रुपए थे, है ना। इस वाली इक्वेशन को किसी भी पहली या दूसरी इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू को, तो y की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में रखते हैं, यहां पे लिख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रख देते हैं x की वैल्यू को। तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू में कितना है माइनस के 300, x को रखा 40 माइनस के 2, अच्छा देखो उसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो प्लस के 300 बराबर में 2y, ये कितने हो गए 340 इक्वल टू में 2y, तो y बराबर 340 बटे 2, तो ये आ गया 170। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई 170। तो x के पास कितने रुपए थे 40 रुपए और y के पास कितने रुपए थे 170 रुपए। ठीक, समझ में आया सवाल, समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक से नहीं आया एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा उसको रिपीट कीजिए, सवाल को आप लोगों के समझ में आएगा। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं हम, शायद 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो जैसे मैंने आपको पहले घर से दिया था, लास्ट क्वेश्चन भी आज भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन घर से दूंगा। एक बार मैं देख लेता हूं हमारे क्या कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हुए अभी, 9 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से दूंगा, है ना। तो जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेता हूँ मैं, रुक जाइए जरा 2 मिनट। कामयाबी क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, नितिन ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो नितिन ने 50 अंक अर्जित किए। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नितिन ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर उसका 1 अंक की कटौती की गई, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं। तो मान लो, माना सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर में x और गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या हमने मान ली y। ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई नितिन ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए और प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले। देखो सही उत्तर के जो प्रश्न है वो x प्रश्न है, और अगर सही उत्तर पे 3 अंक मिल रहा है तो टोटल कितने अंक हो गए भाई? 3x अंक ही तो हो गए भाई। एक प्रश्न की संख्या जो है वो x है ना, सही प्रश्नों की संख्या, और इसकी y है, और 3 अंक एक प्रश्न पर कट रहा है तो टोटल यानी कि कट नहीं रहे, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो टोटल 3x ही तो नंबर उसे मिलेंगे। प्लस, अच्छा प्लस नहीं लगाएंगे, अभी क्या लगाएंगे? देखो मान लो अगर किसी ने कहा कि भाई आपको मैं सही पर 3 नंबर दूंगा और गलत पर 1 नंबर काट लूंगा, तो आपका ये 2 क्वेश्चन सही हुए और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो 2 क्वेश्चन सही हुए, तो इसका मतलब 1 पर 3 मिल रहा है तो 2 पे कितने मिलेंगे? 6, और 1 नंबर कट गया तो आप क्या करोगे? माइनस ही तो करोगे। तो माइनस के और गलत उत्तर पर उसका 1 नंबर काट लिया जाता है, तो माइनस के और गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 22। तो माइनस के 22, और टोटल उसे नंबर कितने मिलते हैं? 40। समझ में आई बात? दोबारा समझिए कि सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी थी हमारी? x। गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी है? y, है ना। तो अगर मैं, उसने बोला है हमसे कि सही उत्तर पर तो मैं आप लोगों को 3 नंबर दे दूंगा, लेकिन गलत उत्तर पर मैं 1 नंबर काट लूंगा। तो भाई अगर 3 नंबर वो काट रहा है हमारे, तो कितने प्रश्नों पे 3 नंबर काट रहा है? x प्रश्नों पे तो काट रहा है, तो कितने नंबर काट टोटल उसने दिए हमें? काट नहीं रहा, सॉरी दे रहा, तो कितने नंबर दिए उसने टोटल में? 3x नंबर ही तो दिए होंगे। और गलत उत्तर पर वो 1 अंक काट रहा है, तो भाई अगर 1 अंक काट रहा है तो और प्रश्न कितने हैं? y, तो उसने 1 y नंबर ही तो काटे होंगे हमारे, है ना। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो सही उत्तर पर 4 अंक मिले और प्रश्न कितने हैं? x, तो टोटल कितने नंबर मिलेगा उसे? 4x, और गलत उत्तर पर उसने 2 अंक काट लिए हमारे, तो टोटल गलत उत्तर कितने हैं हमारे? y नंबर। भाई गलत उत्तर की संख्या y तो है, और 2 नंबर उसने काट लिए, तो टोटल कितने नंबर काटे होंगे उसने? 2 y नंबर, और टोटल नंबर उसे कितने दिए गए? 50। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। तो हमें टेस्ट के प्रश्न की संख्या बतानी है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। तो मैं करके देखते हैं, इससे कर दो 2 से गुणा, तो 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू में 80, 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू में 50, माइनस प्लस माइनस से ये कट गया, माइनस का x इज इक्वल टू में कितना बचा? 30। क्या होगा? अरे सॉरी, ये 3x को 6x कर दो, गुणा होने से 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2x, 2x इक्वल टू में 6, तो x इक्वल टू में कितना आ गया हमारा? 15। तो सही प्रश्न कितने हो गए हमारे? 15। भाई सही प्रश्न कितने हो गए हमारे? 15। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू को यहां रखो, तो 3 इंटू 15 माइनस के y इक्वल टू में 40,
तो 15 तिया 45 माइनस के y इक्वल टू में 40, तो 45 माइनस के 40 इक्वल टू में y को उधर ले गए, तो y बराबर कितना आया 5। यानी कि गलत प्रश्न के गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई 5। ठीक है, तो हमसे पूछे थे कुल कितने, तो पेपर में कुल कितने प्रश्न थे, तो भाई सही प्रश्न कितने थे 15 और गलत प्रश्न कितने थे हमारे 5। तो टोटल प्रश्न कितने थे 15 प्लस के 5 यानी कि कितने 20। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन में आप लोगों को 10वां क्वेश्चन में आप लोगों को घर से दे रहा हूं, जो कि आप लोगों को घर से इसको ठीक प्रकार से करना है। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई, यानी कि 10 पहली वीडियो इससे पहले वाली में और 10 ये वाले, यानी कि टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। बोर्ड के पेपर तक मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज दूंगा, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन होंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो एक कंप्लीट रिवीजन जो है हर एक चैप्टर से, यानी कि एक पेपर के टाइप में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो भाई हमारे सब्सक्राइबर थोड़े कम बढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा जोड़ दीजिए, अगर शेयर भी कीजिए। अगर ठीक प्रकार से आप लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा हमें भी मजा आता है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने में हमारे पास ज्यादा इंतजाम भी अभी कम है, हमें पता है कैसे कैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा हेल्प भी कीजिए भाई, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा वीडियो बनाने में। ठीक, 10वां क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, आप लोग उसे घर पे जाकर के जरूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन की या उस पूरे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के पेपर के लिए या आने वाला जो भी पेपर होगा उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।